बीजेपी जीत रही है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है। आज एक आर्टिकल सामने आया और बहुत विस्तार से उसमें बताया गया कि कैसे बीजेपी तो जीत रही है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कुएं में गड्ढे में जा रही है। और बड़ी बात यह है कि यह बात किसी विरोधी ने नहीं कही है, यह बात किसी कांग्रेस के या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के या फिर किसी दूसरे विरोधी दल के नेता ने नहीं कही है, या ये बात विदेशों में बैठे हुए किसी आदमी ने नहीं कही है। ये बात मोदी सरकार में, मोदी 2.0 में इकोनॉमिक एडवाइजरी के सदस्य रहे सुरजीत भल्ला ने एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख करके बहुत विस्तार से इस बात को कहा है कि बीजेपी जीत रही है, भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चकाचौंध बनाई गई और जो चकाचौंध में लोगों को सराबोर कर दिया गया, डुबो दिया गया, एक ऐसी चाशनी बना करके लोगों को उसके अंदर डुबकी लगाई गई, अच्छे दिनों की चाशनी बना करके डुबकी लगाई गई कि लोग देखना, आंख खोलना ही भूल गए हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर। और जो ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है और इस आर्टिकल के बाद में दुनिया भर में, भारत में आज इनकी चर्चा हो रही कि सरकार के अपने आदमी अगर वो अंदर से ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आदमी बाहर जरूर आ जाता है लेकिन उसके अंदर अपने सोर्स रहते हैं। और जिस आदमी ने अपनी पूरी उम्र खपाई है, जाहिर सी बात है वो आपसे हमसे कहीं ज्यादा जो है वो इस बात को समझता है कि क्या इस वक्त में स्थिति चल रही है। लेकिन सब पर एक तरीके से आप यूं कहिए कि सबके गले में जब तक सरकारी पट्टा रहता है, या फिर यूं कहिए कि जब तक सरकार का फरमान उनके लिए सर आंखों पर रहता है, तब तक बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते। और जैसे ही कुछ आवाज आजाद होती है तो फिर उसके बाद में अंदर से बहुत कुछ निकल करके आता है। अब इस आर्टिकल के अंदर जो कुछ कहा गया है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस आर्टिकल में जो कुछ कहा गया है ये नया नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि इस आर्टिकल में बहुत शानदार बातें कही गई है, मैं आपको बताऊंगा और आप सुनिएगा। इन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि कैसे बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में टॉप पर है, इथोपिया दूसरे नंबर पर है और भारत 16वें नंबर पर है। इन्होंने आंकड़ों के साथ में बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। और जाहिर सी बात है जब आप सरकार को ब्लेम करते हैं या सरकार को आईना दिखाते हैं तो आपको आंकड़े रखने पड़ते हैं। बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के अगर आप बोलेंगे तो आप जानते हैं कि साहब किस तरीके से क्या क्या होता है। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बात बताता हूँ या मैं जिस समझ के साथ में बात करता हूँ, आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि बस इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। इस आर्टिकल को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और इस आर्टिकल को आसान भाषा में आपके सामने इसको रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी करीब हफ्ता 10 दिन पहले मार्केट में किसी एक व्यक्ति से मिल रहा था और वो मोदी जी के समर्थक हैं और वो मुझसे बड़ी लंबी बहस कर रहे थे कि आप तो पत्रकार हैं, मोदी जी तो अब क्या करें, मोदी जी की बताइए कहाँ गलती है। इस तरह की कुछ बातें हो रही थी वहाँ पर। मैंने काफ़ी देर उनको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश की जो स्थिति चल रही थी। और आखिरी में मैं एक लाइन वहाँ पर बोल करके आया था। जब उस बातचीत को मैंने ख़त्म किया तो आखिरी में एक लाइन मैंने वहाँ पर बोली थी और मैंने कहा था कि बीजेपी को चुनाव जीतना तो आता है लेकिन देश कैसे चलाएं ये बीजेपी इस वक्त में भूल रही है। ये बीजेपी को इस वक्त में पता नहीं कि कैसे बीजेपी जीते। ये लाइन मैंने जो है वहां पर बोली थी। और आज जो ये आर्टिकल की लाइन है कि बीजेपी जीत रही है और अर्थव्यवस्था हार रही है, अर्थव्यवस्था हार रही है मतलब देश चलाना बीजेपी को नहीं आ रहा है। ये लाइन और मैंने जो लाइन कही थी उसमें कोई अंतर नहीं है। और आज जैसे ही मैंने ये खबर देखी, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर देखी, मैंने उनको फ़ोन लगाया, बस सिर्फ 1 मिनट की ये बात सुन लीजिए। और वो इस बात को लेकर के मुतमईन हो गए कि साहब जरा एक बार वो आर्टिकल मुझे भेजिए। मैंने वो आर्टिकल उनको भेजा, आप बाकी फ़ोन में सुनिए। कि बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन देश चलाना जो है वो नहीं आ रहा। चुनाव जीतना तो बीजेपी को आता है लेकिन देश चलाना नहीं आ रहा। बोला था ना ऐसा? हाँ नहीं बोला था, बताओ कुछ बोला हुआ था क्या? ऐसा? हाँ जी हाँ जी। आज जो है एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में
अच्छा। और उसमें जो मोदी सरकार के अंदर जो एक सरकार चलाने के लिए एक कमेटी होती है ना, इकोनॉमी एडवाइजरी, हम्म। उसमें जो सदस्य है सुरजीत भल्ला, अच्छा। उसने एक पूरा आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और उसकी लाइन पता क्या है? क्या है? बीजेपी जीत रही है, भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है। अच्छा जी। अब मैंने जो आपसे मतलब करीब हफ्ता हो गया बात किए हुए, नहीं, करी थी, बिल्कुल करी थी बात। और उस लाइन में और इस लाइन में फर्क है कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, मैं एक बार पढ़ भी लेता हूँ क्या मैं इंटरव्यू है भेजूंगा ये। आपको, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है? आप भेज दो, मैं एक बार पढ़ लेता तो ये बातचीत जो है वो हुई, और अब ये आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूं। बाकी आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार लोगों की बात सुनता रहता हूं, समझता रहता हूं, और इसीलिए जो बात मैं कहता हूं वो ऐसे ही हवा हवाई नहीं होती है। रोजाना घंटों घंटों पढ़ना, सुबह और शाम आप सब जानते हैं, बाकी खबर पर बात करते हैं, अपने बारे में बात नहीं करते हैं। अब ये जो साहब हैं, पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका दे देता हूं ताकि आप इनके कद को समझ जाएं, फिर उसके बाद में बात करने में और ज़्यादा आपको सुनने में भी आनंद आएगा और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। तो इनका नाम है सुरजीत भल्ला। सुरजीत भल्ला मोदी 2.0 में ये इकोनॉमिक एडवाइजरी के सदस्य रहे, यानी जो आर्थिक सलाहकार परिषद होता है सरकार का, सरकार को ज्ञान देता है, सरकार को बताता है कि भैया क्या फैसले लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, नोटबंदी लेनी करनी है या नहीं करनी है, या फिर जीएसटी में स्लैब कितने रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं। ये जो बातें होती हैं, ये बातें बताने वाले ये शख्स रहे। इनके जो पहले आर्टिकल्स रहे जब ये सरकार में थे, तो इनके आर्टिकल्स चाशनी में डूबे हुए आते थे। अब जाहिर सी बात है, मजबूरी भी आप कह सकते हैं कि भैया एक तरीके से सरकारी नौकरी कर रहे थे तो सरकार के खिलाफ कहां बोल सकते थे। इनके जितने आर्टिकल पहले सामने आते थे वो सरकार के बचाव करने वाले, कि नहीं कितना शानदार फैसला है, मास्टर स्ट्रोक बताने वाले इनके फैसले रहे, आर्टिकल्स रहे। और अब ये साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो कहा है आप सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि भैया ये आदमी ऐसी बात कह रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। अब क्या कहा है, जरा ये बात सुनिए। इन्होंने कहा है कि भाई 2047 की जो बात कही जा रही है ये मौजूदा वक्त में ठीक नहीं लगती है। ये अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, इस वक्त में मौजूदा वक्त में मौजूदा बात करनी, यानी जो मौजूदा समय में जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसको संभालना पहले बहुत जरूरी है, इन्होंने कहा है। आगे ये कह रहे हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मोदी सरकार में जो सबसे फेवरेट जुमला है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है। बाकायदा इन्होंने ना केवल ये आर्टिकल लिखा है बल्कि 19 मिनट का एक इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस अखबार को, वो भी अंग्रेजी में है। और मैंने वो आर्टिकल भी पूरा पढ़ा है और वो इंटरव्यू भी पूरा सुना है, और उस आधार पर मैं खबर अब आपको बता रहा हूं। अब देखिए, जो ये कह रहे हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये सरासर झूठ है। तो ये बात तो इसलिए भी नजर आती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव में कहते थे कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तीसरी तो छोड़ दीजिए साहब, हम चौथी पर नहीं टिक पाए, हम पांचवी पर नहीं टिक पाए, हम छठी अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं। और ना केवल हम छठे पायदान पर आ गए हैं, तीसरे पायदान पर जाने की बजाय उल्टा 3 पायदान नीचे खिसक करके आ गए हैं। उल्टा यह हुआ है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 16वें नंबर पर चला गया है। इन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि भैया आपसे जो बाहर रैपर करके जो दिखाया जा रहा है, जो बाहर आपको गिफ्ट के ऊपर जो परत लगाई जाती है, वो बड़ी शानदार परत लगा रहे हैं, अंदर गिफ्ट में कुछ भी नहीं है, आलू बैंगन डाले हुए अंदर। ये सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम छठी अर्थव्यवस्था आज के वक्त में है तो हम 16वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय में कैसे हैं। और इसके पीछे जाहिर सी बात है, वजह वही है कि चंद हाथों में, चंद लोगों के पास में भारत की सबसे ज्यादा जो है वो एक पैसा है भारत का, वो चंद लोगों के पास में है। यानी बहुत बार कहा जाता है कि भाई भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 40% वेल्थ है, 1% लोग ऐसे हैं। और इसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सारे हैं।
तो वही बात जो ये कह रहे हैं, और इसके बाद में सुनिए साहब ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 35 साल का जो एक जुमला दिया जा रहा है, अब इनको सब याद आ रहा है, जब सरकार में थे तो ये बात नहीं बोल पा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि 35 साल से जो तुलना की जा रही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट वो 6% सालाना के हिसाब से जो बढ़ रही है, ये बात भी सही नहीं है, ये बात अतिशयोक्ति है। ये इनके वर्ड हैं कि जो 35 सालों की तुलना करके और ये कहा जाता है कि हम 6% जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी सही नहीं है, जमीन पर नहीं है ये बात। ये इन्होंने कहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सरासर गलत है। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि 2014 के अंदर, सुनिए गौर से सुनिए, 2014 में जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की वो रैंक थी 9वीं रैंक, और वहां से हमने रिकवरी करते करते और अब हम छठी से जो है ऊपर गए थे और तीसरी की बात कही जा रही थी, और हम फिर से अब छठी पर आ गए हैं। जबकि मनमोहन सिंह जो बेस देकर के गए, उस बेस से आप 9वीं से और आप तीसरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उसको संभाल नहीं पाए और तीसरी से छठी पर लेकर के आ गए। यह बात इन्होंने कही है। और इसके बाद में इन्होंने कहा है अपने इस आर्टिकल में कि बांग्लादेश वो डॉलर के मुकाबले में प्रति व्यक्ति आय के मामले में 8.3 सबसे नंबर 1 पर है, इथोपिया 7.3 नंबर के साथ में दूसरे नंबर पर है, और भारत इस इंडेक्स में 16वें नंबर पर है। बांग्लादेश हमसे देखिए कितना ऊपर है। और ये क्यों है साहब, जबकि बांग्लादेश में तो अभी हालात खराब हुए, ये सारी बातें हुई, और इसको बीजेपी के लोग बार बार यही कहते हैं कि जब हंगर इंडेक्स की बात आती है, हैप्पी इंडेक्स की बात आती है, या जब ये कहा जाता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जब बात करते हैं, तो ये तो बेफालतू में बातें लिख देते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। अब सरकार के अंदर बैठे हुए आदमी वो बता रहे हैं कि साहब नहीं, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, इथोपिया जो है वो हमसे ऊपर है। एक बात इन्होंने बड़ी तगड़ी कही है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इन्होंने कहा है कि निवेशक वो भावनाओं में बह करके निवेश नहीं करते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर भावनाओं में बह करके, कि मोदी जी ने कह दिया है कि आपको इन्वेस्ट करना है, वो ये सोच करके कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये सोच करके इन्वेस्टर जो है वो निवेश करता है। तो ये कुल मिलाकर के तो बात सही नजर आ रही है। और बड़ी बात आप ये सुनिए, इन्होंने जो है अपने आर्टिकल के अंदर ये बताया है कि कैसे जो है वो भारत में नेट एफडीआई वो कैसे गिरती गिरती चली गई। अब पहले तो नेट एफडीआई क्या है, पहले आपको वो समझा देता हूं। नेट एफडीआई का मतलब दरअसल ये होता है कि बाहर से जो पैसा आया, विदेशों से जो पैसा आया, जो भारत में इन्वेस्ट हुआ, उसमें से जो इन्वेस्ट हुआ कितना उसमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के बाद में कितना प्रॉफिट वो बाहर लेकर के चले गए और कितना पैसा भारत में ही छोड़ा, वो है एफडीआई, नेट एफडीआई। यानी बाहर से कोई कंपनी आई, उसने मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए लगाया, और 1000 करोड़ रुपए लगा करके 10,000 करोड़ रुपए मान लीजिए कि उसने कमा लिया, और फिर वो 11,000 करोड़ रुपए अगर निकाल करके लेकर के चले गए, तो इसका मतलब तो ये है कि आपको कुछ नहीं मिला। 10,000 करोड़ रुपए तो अपना जो प्रॉफिट था वो भी लेकर के चले गए, 1000 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाया था वो भी लेकर के चले गए, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। सरकार केवल बताती है कि 11,000 करोड़ रुपए एफडीआई से जो है वो निवेश हो गया, मतलब उसमें प्रॉफिट भी और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी जोड़ करके बता रहे हैं। 3 तरीके से जो है इन्होंने नेट एफडीआई को बताया है, और वो 3 तरीके क्या है। एक एफडीआई है ग्रोस इनबाउंड एफडीआई, इसमें यह है कि कितना पैसा बाहर से डाला गया। दूसरा है एफडीआई रिपेट्रिएशन, इसका मतलब यह है कि जो डाला हुआ पैसा है उसमें से कितना वापस निकाला जा रहा है। और तीसरा है आउटबाउंड एफडीआई, यानी कितना पैसा भारत के उद्योगपति बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 तरीके से ये नेट एफडीआई जो तय होता है। अब इसमें देखिए 2020-21 के मामले में हम जो है वो 44 बिलियन डॉलर हमारे यहां पर एफडीआई का, नेट एफडीआई का जो है वो रेशो था 44 बिलियन डॉलर, और ये घट करके 2021-22 में हो जाता है 38.6 बिलियन डॉलर, 2022-23 में 28.0 बिलियन डॉलर, और 2023-24 में 10 बिलियन डॉलर, और ये 2024-25 के अंदर जो पिछला साल रहा
उसमें तो जीरो पर आ गया और इस वक्त में पिछले कुछ महीने से माइनस में चल रहा है। नेट एफडीआई का मतलब यह है साहब कि भारत का जो पैसा है वो भी बाहर जा रहा है, क्योंकि 3 तरीके इन्होंने बताए, बाहर से पैसा कितना आया, बाहर से पैसा आया उसका प्रॉफिट कितना लेकर गए, और भारत के जो उद्योगपति वो कितना अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो भारत से भारत का पैसा भी बाहर जा रहा है, बाहर के लोग जो आकर के इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी निकाल करके ले जा रहे हैं, और नेट एफडीआई। और बड़ी बात आप सुनिए, ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को आप data.gov.in, ये सरकारी वेबसाइट है, सरकार के अनुसार ये एफडीआई के आंकड़े हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो $44 बिलियन 2020-21 में नेट एफडीआई था और वो आज की तारीख में माइनस में है। इससे ज्यादा आपको कुछ कहने बताने की जरूरत है? बड़ी बात अपनी आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि सरकार लंबी लंबी बात तो करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जिसमें इन्होंने यही बात कही कि कोई निवेशक अगर निवेश करता है तो भावनाओं से नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं नजर नहीं आता है। यानी भारत में व्यापार करना आज बहुत टेढ़ा काम हो गया है। एक व्यापारी वो पैसा लगाता है और पैसा लगाने के बाद में कहीं उसका प्रोजेक्ट अटक जाता है या कहीं पर कोई क्लियरेंस नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, तो 5-5 साल तक के लिए उसको चक्कर काटने पड़ते हैं अदालतों के। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई आदमी वो बाहर से अपना पैसा लगा करके यहां पर इन्वेस्ट करेगा और फिर उसके बाद में अदालतों में चक्कर काटेगा, क्यों करेगा कोई काम ऐसा? अभी मोदी जी के आप यूं कहिए कि बहुत करीब माने जाने वाले उद्योगपति अडानी साहब ने $10 अरब वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। और इसके बाद में अडानी साहब को लेकर के जो अमेरिका के अंदर केस चल रहे थे क्लोज, और न केवल क्लोज हुए हैं, बंद हुए हैं, बल्कि ऐसे बंद हुए हैं कि दोबारा से उनको खोला भी नहीं जा सकता है। और वो जब खबर मैंने आपको बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि अडानी साहब के जो वकील रहे वो ट्रंप साहब के वकील थे। यानी ट्रंप साहब के जो वकील थे उन वकील को, पर्सनल वकील को अडानी साहब ने अपने लिए हायर किया। दूसरा, जिस संस्था में यह मामला था, जिस डिपार्टमेंट में यह मामला था, उसके हेड वो ट्रंप बाबू के करीबी आदमी थे। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मोदी जी ने ट्रेड डील नहीं की अमेरिका के साथ में, बल्कि अपने मित्र को, अडानी साहब को बचाने के लिए, क्लीन चिट दिलवाने के लिए वो डील की थी। और उस डील में क्या था? उस डील में यही था कि ये पैसा कुछ देंगे, वहां पर 15,000 नौकरियां वो अमेरिका के अंदर पैदा करेंगे। भारत में इनकी जो कंपनी है, अडानी साहब की कंपनी, वो 35 से 48 हजार लोगों को नौकरी देती है, और ये अमेरिका में 15,000 लोगों को जाकर के नौकरी देंगे। $10 अरब का वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहां पर खबर आई थी, आपको याद होगा, बिहार में वो 1 रुपए में। आगे मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसे मामलों में आप सब जानते हैं कि भाई हम तो बहुत छोटे मोटे आदमी हैं, बड़े बड़े लोग इनके सामने धराशायी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब सुरजीत भल्ला जो बात कह रहे हैं, अंदर की बात जो इन्होंने बाहर रखी है, जो सिस्टम के अंदर की जो तपस है, वो इस वक्त में ढक्कन खोल करके बाहर आ रही है। जो अंदर एक तरीके से आप यूं कहिए कि धुआं, भाफ जो इकट्ठी हो गई है, बाहर निकल करके आ रही है, वो गैस निकल रही है। सोचिए कि सिस्टम का ढक्कन जब पूरा हटाया जाए, उसको देखा जाए, तो फिर पता चलेगा कि पतीले के अंदर पानी कितना बचा है और भाफ कितनी है, या पतीले की जो तली है खत्म होने वाली तो नहीं है। मोदी जी कितनी चकाचौंध वाली बातें करते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं अपना ड्रोन भेज करके सरकारी योजनाओं में जहां जहां काम हो रहा होता है वहां पर चेक करता हूं कि कहीं पर करप्शन तो नहीं हो रहा है। सड़क बनती है, दरार आ जाती है। खुद मोदी जी, बीजेपी के ही एक मंत्री ने कहा बैठक के अंदर, उनके एक विधायक ने कहा, एक सांसद ने कहा कि भाई हमारे घर के बाहर सड़क बनी थी 19 साल पहले, वो नहीं टूटती है, वो नहीं आज भी टूटी है, वो वैसी की वैसी है, 19 साल पहले बनी थी। और अभी जब तुम सड़क बनाते हो तुरंत साथ ही साथ जो है सड़क उखड़ने लगती है। अब आप बताइए कि वाकई जो है वो देश में सब कुछ चंगा सी, या वाकई देश में जरूरत है हिंदू मुसलमान
24 घंटे चुनाव की राजनीति। अब बीजेपी को कोई चिंता नहीं है, कोई बीजेपी को नहीं हिला सकता है। हो सकता है कि वो पंजाब भी जीत जाएंगे, पता नहीं। और सारा सिस्टम, सारा मैकेनिज्म, ये कहा जा रहा है इस वक्त में पंजाब में लग गया है। पंजाब में अशोक मित्तल के घर पर रेड पड़ी, 10 दिन के अंदर 7 विधायक जो वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हो गए वो, सोचिए जरा। और अब उत्तर प्रदेश वो फाइनल है, सब कुछ तो फाइनल है। तो बीजेपी कम से कम अब 8-10 महीने, जब बीजेपी के पास में कोई चुनाव नहीं है, तो मोदी जी बैठ करके आराम से काम करें, बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा करके, और उसके साथ में काम करें। बताइए, पूछे लोगों से कि जो जानकार है उनसे पूछें, या फिर जो बाहर आकर के जो बता रहे हैं कि साहब अंदर तो काम नहीं करने दिया जा रहा होगा। आप सोचिए कि ये लोग बाहर आकर के आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया उन्होंने इस्तीफा? और वो तो वो थे जिन्होंने नोटबंदी के नोटों के ऊपर, नए नोटों के ऊपर साइन किए थे। उन शख्स ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। नीति आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले के गवर्नर आरबीआई के रघुराम राजन, वो नोटबंदी ना करने की सलाह दे रहे थे, सरकार नहीं मानी तो कहा जाता कि वो इस्तीफा दे करके चले गए। आप ही बताइए कि गली में खड़े होकर के, चाय की टपरी पर खड़े होकर के, भले ही आप बहस जीत जाएं, नेहरू ये, फला ये, कांग्रेस ये, बीजेपी ये, मोदी जी ये, राहुल गांधी ये, भले ही उस बहस को आप जीत जाएं, ये सरकार के जो ऊपर के बिल्कुल टॉप जो ब्रेन होती है, वो क्यों निकल रही है धीरे धीरे? सोचिए जरा इस बात को। और क्यों आखिरकार इनको ऐसे आर्टिकल बाहर पब्लिक में आकर के लिखने पड़ रहे हैं? सरकार में क्या कोई नहीं सुन रहा इनको? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।